वही पुराने दिन एक बार फिर से याद आए, जहां पर शाम 6:30 बजे नहीं बल्कि रात को 2-2 बजे ट्रेलर ड्रॉप होने शुरू हो चुके हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्राजील, अगर आप लोग नहीं जानते तो ब्राजील का D23 टेक प्लेस कर रहा था, जिसमें मार्वल ने अपने कई सारे अनाउंसमेंट्स करे। ऑल्दो उसमें कुछ भी नया नहीं था, इसीलिए उन अनाउंसमेंट्स पे बात करना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा नहीं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग काम हुआ है वो है 2 ट्रेलर्स का ड्रॉप होना, जिसमें से पहला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और दूसरा थंडरबोल्ट्स का। थंडरबोल्ट्स के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, रिएक्शन कर दिए मैंने। लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। स्टार्टिंग ऑफ विद आइजिया ब्रैडली, जिसको हम लोगों ने लास्ट ट्रेलर में देखा था, एंड वी आल्सो सॉ कि वो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट करते हैं थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर, जो कि अनसक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इस वाले शॉट में हम लोग उनको जेल में देखते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि उनका अटेम्प्ट तो फेल हो ही चुका था, लेकिन उसके बाद उनको कैप्चर भी कर लिया गया, जो ट्रेलर में आगे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती है वो है इनकी यूनिफॉर्म। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी प्रिजनर्स को ये लोग पकड़ेंगे, इंक्लूडिंग आइजिया ब्रैडली, क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर है, तो उसको उठा करके राफ्ट में डालेंगे। बट नहीं, अगर आप इनकी यूनिफॉर्म और इनके पीछे जो भी बैकग्राउंड है उसके ऊपर ध्यान दोगे तो ये राफ्ट का बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था कि राफ्ट के प्रिजनर्स, मतलब जो हमारे सुपर हीरोज थे, उनको पकड़ने के बाद ब्लू कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन आइजिया ब्रैडली इज वेयरिंग ऑरेंज। प्लस इस जगह को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये समुद्र के अंदर होगी। तो आइजिया ब्रैडली अपना हाल दिल सैम विल्सन को बताने की कोशिश करता है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि उसको ब्रेन वॉश किया गया। ऑफ कोर्स उसको ये चीज याद नहीं होगी, तो वो बताएगा कि उसकी मेमोरी ब्लर है और इसी वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है और सैम को अपना ध्यान रखने की जरूरत है। एंड इसी फ्लैशबैक में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो फोटोज क्लिक करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कई सारे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर भी दिखते हैं, इंक्लूडिंग हमारे देश के भी हो सकते हैं। बट इसी बीच हमको ये वाला इंटरेस्टिंग सीन भी देखने को मिलता है, जहां पर लाइट्स वगैरह फ्लैश हो रही हैं। इस टेक्निक को मोस्टली हिप्नोसिस के लिए यूज किया जाता है और इस मूवी का जो मेन विलन है लीडर, वो मोस्ट प्रोबेबली इसी सेम टेक को अपनी पावर्स के साथ कंबाइन कर रहा होगा और जितने भी लोग हैं उनको ब्रेन वॉश करके माइंड कंट्रोल भी। बिकॉज इफ यू हैवंट नोटिस तो यहाँ पर इसका हाथ पूरी तरह से ग्रीन कलर का हो चुका है, मतलब जो इनक्रेडिबल हल्क में इसको वो जो सीरम वगैरह मिला था उस वजह से इसके दिमाग और पूरे शरीर में चेंजेस तो आ चुके हैं। एंड अगर आप लोगों ने कॉमिक बुक्स का ज्ञान पिछले वाले ब्रेकडाउन में नहीं पिलवाया तो इसमें थोड़ा बहुत बता देता हूं कि मार्वल कॉमिक्स में लीडर एक ऐसा विलन होता है जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी को भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। ऑल्दो इसकी कैपेबिलिटीज कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन सिंस ये हल्क का विलन है तो इसकी माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो हालांकि हमको इस पूरे ट्रेलर में लीडर तो दिखाया नहीं गया, लेकिन इसके बैकग्राउंड वॉइस ओवर से समझ में आ जाता है कि यही ऑपरेट कर रहा है बिहाइंड द सीन्स। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि आइजिया ब्रैडली सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका या फिर कैप बोल के एड्रेस कर रहा है, जो एक्चुअली हम लोग नहीं करना पसंद करते अभी। बट इस ट्रेलर के बारे में जो चीज मुझे काफी पसंद आई वो थी कि इस ट्रेलर में एज इन कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोटिस नहीं करते क्योंकि पूरा ट्रेलर बीट्स पे कट किया गया है। एक बीट पे हमको प्रेसिडेंट रॉस के कैबिन में लोग बैठे हुए दिखते हैं, वहीं पर जैसी दूसरी बीट आती है वो सब लोग गायब। कहानी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी गई, जो होता जा रहा है आपको बस स्क्रीन पे दिख रहा है और बीट्स के साथ में टेक प्लेस कर रहा है। स्प्लिट स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया गया है बीच में ट्रांजिशन देने के लिए, विच लुक्स प्रीटी कूल। और अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले ट्रेलर से इस वाले ट्रेलर की कलर ग्रेडिंग और कुछ कुछ चीजों में सटल डिफरेंसेस हैं। जैसे इसमें इन लोगों ने ग्रेन डाल दिया है जो इसे वो पॉलिटिकल थ्रिलर और एस्पियोनाज वाली फील भी दे रहा है काफी हद तक। लेकिन प्रेसिडेंट रॉस के पास मौजूद सेब्रा उनको इन्फॉर्म करती है कि टोटल 5 शूटर्स थे और ऑफ कोर्स वो सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली माइंड कंट्रोल्ड होंगे और उसमें से कोई भी सक्सेसफुल हो नहीं पाया, जिसमें से एक को हम लोग थंडरबोल्ट रॉस की तरफ आता हुआ तो देखते हैं, लेकिन रॉस भाई मुक्का मार के गिरा देते हैं उसको। बट फिर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये वाला सीन, क्योंकि इसमें हम लोग सर्पेंट सोसाइटी के लोगों को देखते हैं। अब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत पहले से पता चल चुका था कि इस मूवी में सर्पेंट सोसाइटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन अपना डेब्यू करने वाली है, लेकिन फिर सुनने में आया था कि क्योंकि इसमें काफी सारे रीशूट्स करे जा रहे हैं तो इस वजह से इन लोगों ने इसको पूरी तरह से मूवी से निकाल दिया है। बट इट सीम्स कि ऐसा नहीं है, ये सर्पेंट सोसाइटी किसी ना किसी कैपेसिटी में मूवी में ऑपरेट करेगी। एंड इन केस यू गाइस डोंट नो तो सर्पेंट सोसाइटी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही वियर्ड सा ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो ये एक नंबर के हरामी लस्सन होते हैं और इसके जितने भी मेंबर्स हैं इन सब के नाम सांपों के नाम पर है। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करता है साइडविंडर नाम का एक बंदा
और इस नाम को याद रखना क्योंकि आगे जाकर ये इंपॉर्टेंट होगा इसी ब्रेकडाउन में। तो साइडविंडर दूसरी सर्पेंट स्क्वाड और दूसरी सर्पेंट्स की जो टीम होती है उनको तोड़ करके अपनी खुद की एक टीम बनाता है, जिसमें और भी कई सारे सांपों के नाम वाले विलेंस होते हैं। तो साइडविंडर, बुश मास्टर, एनाकोंडा, ब्लैक मांबा और इसी तरह के कई सारे और भी लोग, किंग कोबरा, वाइपर, ये सब लोग मिलकर सर्पेंट सोसाइटी को बनाते हैं। और इसका फंडा बड़ा सिंपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सांप वाला विलेन है और वो अकेला ऑपरेट कर रहा है, तो ये उसको बेटर टेक प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और सबसे बड़ी चीज इंश्योरेंस भी। एंड सुनने में एक नंबर के कार्टून लगते होंगे, बट एक्चुअली कॉमिक बुक्स में इन लोगों ने कुछ कुछ छोटे मोटे फीट्स अचीव कर रखे हैं। जैसे कैप्टन अमेरिका के तो ये हमेशा के विलन है, तो कैप्टन अमेरिका को कई बार पकड़ने से लेकर हराने वाले काम भी कर चुके। बट इसके अगले वाले शॉट में हम लोग प्रेसिडेंट रॉस को एक ग्रेवयार्ड में खड़ा हुआ देखते हैं और यहां पर इनके साइड में 2 ग्रेव्स है। सबसे पहली पे लैम्पल लिखा हुआ है। अब ये क्लियरली एक ईस्टर एग है मार्वल के एलन लैम्पल को, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर है और एमसीयू की कई सारी मूवीज पर काम भी कर चुके हैं। लेकिन इसके सामने बनी हुई ग्रेव बहुत ही अच्छे से रीडेबल नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया तो इस पे नेट मोर लिखा हुआ है। नेट मोर एक्चुअली एमसीयू की बहुत सारी मूवीज को प्रोड्यूस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और ये वाली पिक्चर जिसका ट्रेलर हम लोग देख रहे हैं वो भी। फिर इसके बाद कुछ एक्शन सीक्वेंसेस दिखाते हैं जिसमें गाड़ी को ब्लो अप किया जा रहा है। और वैसे तो यहां पर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी की नंबर प्लेट पे ध्यान दोगे तो इसमें 117 लिखा हुआ है और ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि 117 एक ईस्टर एग है कैप्टन अमेरिका 117 कॉमिक बुक को लेकर, जिसमें हमारे सैम विल्सन के फैल्कन ने अपना डेब्यू किया था। अब इसकी कहानी वैसे देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि इसमें रेड स्कल क्या करता है, पावर कॉस्मिक का इस्तेमाल करके कैप्टन अमेरिका के साथ बॉडीज को स्विच कर लेता है, और जहां पर वो कैप्टन अमेरिका मतलब रियल कैप्टन अमेरिका को ट्रैप करता है, वहां पर उनकी मुलाकात होती है फैल्कन से। लेकिन ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें पहली बार हम लोग सैम विल्सन के हेलमेट को देखते हैं और इट मेक्स यू क्यूरियस कि अगर सैम विल्सन इतनी सुपर सोनिक स्पीड पे उड़ने की कोशिश कर रहा है और सोनिक बूम्स को क्रिएट कर रहा है, तो उसके पास कुछ तो टेक होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये काम नहीं कर सकता। उसके पास सुपर सोल्जर सीरम भी नहीं है। तो इस वाले शॉट से काफी हद तक चीजों का जवाब मिल जाता है कि वो एक हेलमेट वगैरह लगाता है और एक काफी हाई टेक सूट भी पहना हुआ है जो कि वाइब्रेनियम से बना है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब ये अपनी सुपर हीरो लैंडिंग करने की कोशिश करता है, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस एंगल लुक्स वेरी ऑकवर्ड। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अपने एंकल के ऊपर लैंड किया हुआ, बट सिंस इट इज अ वाइब्रेनियम सूट तो इसमें सब कुछ चल जाएगा। उसके सूट ने मोस्ट प्रोबेबली सारा का सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन यहां पर जब सैम बोलता है वेट फॉर इट, तो आई डोंट थिंक कि वो अपने सूट की एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ये शॉक वेव शायद उसके आने से जो इंपैक्ट क्रिएट हुआ है वो बूम बूम वगैरह वाला वो है। लेकिन ये वाला सीन भी काफी मजेदार था एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी कि इस डिटेल में इस पूरी सीक्वेंस को दिखाने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहली चीज तो यहां पर हम लोग नेवल कॉम्बैट देख रहे हैं, जहां पर कई सारे प्लेन्स उड़ रहे हैं और हम लोगों ने इसको पहले वाले ट्रेलर में भी डिस्कस किया था कि ये टाइमुथ का हाथ है। बट इफ यू ऑल्सो नोटिस तो यहां पर हमको सैम विल्सन के साथ हमारे टॉरस भाई भी दिखते हैं, जिसको हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, और ये भी कोई हाईटेक एडवांस सूट में ही नजर आ रहा है। तो इफ यू गाइस डोंट नो तो इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। टॉरस एक्चुअली में कॉमिक बुक्स में आगे जाकर फैल्कन बनता है, लेकिन इसकी कहानी इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस तरह का फैल्कन नहीं बनता जो हम लोग सोच रहे हैं। इसको पकड़ के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और ये लिटरली एक ह्यूमन बर्ड का हाइब्रिड होता है, जिसके पैर वैर एकदम ऐसे टैलेंट्स निकले हुए होते हैं और पंख भी रियल के रहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन होते हैं? द सर्पेंट सोसाइटी। तो आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट नो, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि सर्पेंट सोसाइटी भी इसी मूवी में अपना डेब्यू कर रही है और टॉरस को भी सूट मिल रहा है और उसको फैल्कन। अगर ये सर्पेंट सोसाइटी वाले पकड़ के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो टेक माय मनी राइट नाउ। एंड पता है ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इसके अगले ही शॉट में हम लोग टॉरस को ऊपर से नीचे गिरता हुआ भी देख रहे हैं, उसको सूट वूट भी डैमेज हो चुका है। और जहां तक बात रही इस पूरे नेवल कॉम्बैट की, तो ये हम लोगों ने पिछले ट्रेलर में भी देखा था कि जापान और यूएस के बीच में टेक प्लेस कर रहा है, ऑफ कोर्स फॉर द टाइमुथ का हाथ और उसके अंदर जो रिसोर्स है उसके लिए, जिसपे ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग सैम विल्सन और टॉरस को एक फैसिलिटी में जाता हुआ देखते हैं। इसके कॉरिडोर में इनकी फाइट होगी, यहां पर सेब्रा भी आएगी। अब आई थिंक ये पूरी फैसिलिटी एक्चुअली में द लीडर की होगी, जहां पर उसने लोगों को ब्रेन वॉश करके और जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था वो करवाने की कोशिश करी होगी, क्योंकि इसी जगह पर हम लोग थोड़ी देर बाद एक ये पूरा बोर्ड भी देखते हैं
जहां पर रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका लिखा हुआ है। तो ये बंदा क्लियरली रॉस को तो पसंद नहीं करता। लेकिन इसके बाद पहली झलक देखने को मिलती है जेन कार्लो एस्पासितो की, और ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करने वाला है GW ब्रिज, मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज का, जो कि कॉमिक बुक्स में एक मर्सनरी होता है। आई थिंक ऐसा हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हमको बताया जा रहा है चीजें वैसी है नहीं। ये GW ब्रिज तो होगा, लेकिन शायद आगे जाकर ये सर्पेंट सोसाइटी का लीडर भी निकल सकता है, जिसका नाम साइड विंडर है, जो मैंने पहले बताया था, जो कॉमिक बुक्स में इस पूरी सोसाइटी को क्रिएट करता है। लेकिन इस पूरे सीन में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो इसका बोला हुआ डायलॉग है कि कैप्टन अमेरिका कॉट विदाउट हिज विंग्स, जिसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली ब्रिज भाई से होने वाली फाइट में सैम विल्सन के विंग्स या उसका सूट डैमेज हो जाएगा, जिस वजह से उसको आगे जाकर एक नया सूट मिलता है। जो हमने पहले वाला सूट देखा था वो व्हाइट था, ये वाला ब्लू कलर का है। लेकिन ये जो विंग्स वाली बात है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग सी हो जाती है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है द रेड हल्क की। तो प्रेसिडेंट रॉस को हम लोग ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं रेड हल्क में, और वैसे तो सब चीजें हैं ही हल्क जैसी, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे ही रॉस भाई जमीन पे अपना हाथ रखते हैं, इसके आसपास का पूरा एरिया जो है वो सिकने सा लगता है, मतलब गर्म होने लगता है, अंगारे वंगारे दिखते हैं, which makes him pretty much comic book accurate। तो रेड हल्क मतलब थंडरबोल्ट रॉस जब भी रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो अपने अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकालता है। उसकी जितनी भी एनर्जी है वो एंगर के फॉर्म में नहीं, हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, और इस वजह से उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसमें आग लगने लगती है। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो हम ट्रेलर में देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे रेड हल्क के आसपास पूरी आग वाग लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं जो नोटिस हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये पूरी फाइट की जो सीक्वेंस टेक प्लेस कर रही है, मैंने पुराने ट्रेलर में कहा था कि जापान की होगी क्योंकि चेरी ब्लॉसम है, तो ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में वॉशिंगटन डीसी की पोटोमैक रिवर के साइड में बनी हुई टाइडल बेसिन है, जो कि काफी पॉपुलर है। ये जापान और यूएस के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बनाने के लिए करी गई थी। एंड सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इस मूवी में हमको उन्हीं की लड़ाई देखने को मिल रही है। तो इस जगह पर रेड हल्क और सैम विल्सन आपस में फाइट कर रहे हैं। अब ये कैसे हराएगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही रेड हल्क उसके ऊपर कार फेंकता है तो वो अपने पंख का इस्तेमाल करके उस कार को काट देता है। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वाइब्रेनियम के विंग्स है, कार को काटना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन देन आई थॉट कि एक्चुअली में है तो सही। अगर आप लोग ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट के वो कार चेस सीक्वेंस को याद करोगे तो वहां पर भी ओकोए और ये ब्लैक पैंथर मिलकर के क्लॉ की कार को चेस करने की कोशिश करते हैं, उसको काफी हद तक डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, लेकिन इतनी मक्खन के तरीके से नहीं। तो व्हाट आई थिंक इज कि वो वाला सीन याद करो जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहता है कैप्टन अमेरिका बिना पंखों के पकड़ा गया, तो उस वाले सीन में सैम विल्सन के विंग्स टूट जाएंगे, एंड इसके बाद जब इसको नया सूट मिलता है तो नए विंग्स भी मिलेंगे, लेकिन ये वाइब्रेनियम के नहीं एडमेंटियम के होंगे। आई नो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मार्वल ऐसे ही करके एडमेंटियम को धीरे धीरे अपने यूनिवर्स में लाना चाहेगा, इंक्लूडिंग द म्यूटेंट्स एंड वोल्वरीन, क्योंकि वो जो पूरा तैमोथ है उसके अंदर एडमेंटियम है, और हमको पता है कि यूएस और जापान उसी के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। और वो रेड हल्क का सामना कैसे करेगा, क्योंकि रेड हल्क के जितने भी वार हैं वो उनको अपने विंग से ब्लॉक कर सकता है। लेकिन एक चीज जो डिफरेंट करी गई है वो ये है कि ये वाला रेड हल्क कॉमिक बुक्स की तरह अपने कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क बनने के बाद भी अपने आपे में रहता है और ऐसे पगलाता नहीं है, लेकिन यहां पर ये पागल हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन संडे की सुबह है, और अगर आप चाहते हो कि आपके घर वाले भी आपको ऐसे मोबाइल चलाते हुए देख के पागल ना हो जाए, तो वीडियो को लाइक करो और नाश्ता हैव फन।